नमस्कार, एबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और आज एक बार फिर से एक अहम चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज जिस चर्चा में हम बात करेंगे वो चर्चा राजनीति की उठापटक से जुड़ी हुई है। उथल पुथल मची हुई है। कहीं ना कहीं देखा जाए जो विपक्ष है वो लगातार बीजेपी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हावी होता जा रहा है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी जनसभाओं के मंचों से उन पर तंज कसते जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक सबसे बड़ी अहम बात यह निकलकर सामने आ रही है कि जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने चुनाव को साधने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक मामला ऐसा है जो कहीं ना कहीं उनकी जो बिसात है, जो उनकी प्लानिंग है, उस पर चोट कर रहा है। जी हां, स्वाति मालीवाल का जो मामला अभी सामने आया है उखड़कर, उसके बाद जिस तरीके का बैकफुट पर आप पार्टी दिख रही है, अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं, उसकी एक झलक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाई दी। क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ और क्या है ये उठापटक, और दूसरी तरफ विपक्ष के जो दावे हैं, आज अखिलेश यादव ने भी दावे किए हैं, उस पर हम बात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तंज पर भी हम बात करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ खास मेहमानों से परिचय करा देता हूं। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, अपना पक्ष रखेंगे। और कांग्रेस से हमारे साथ शैलेश सिंह जी हैं जो अपना आज यहां पर विचार रखेंगे। और दूसरी तरफ हमारे साथ सपा से अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। शुरुआत करेंगे आज की उस अहम खबर से जहां पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव दोनों नजर आए, लेकिन जिस तरीके की भाव भंगिमाएं थी अरविंद केजरीवाल की, जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज थी वहां पर, उसमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि वो बचते नजर आ रहे हैं और बचते नजर आ रहे हैं। उधर अखिलेश यादव ने पूरा फुल सपोर्ट करने की कोशिश की। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से और अखिलेश यादव की तरफ से, उस पर हम बात करेंगे। और उस पर सबसे पहला रुख जो है वो हम सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी से लेंगे, यानी कि हमारे विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ उनसे लेंगे। विवेक जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के आप वीडियोज हमने देखे, उस वीडियोज में हमने देखा कि किस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी अरविंद केजरीवाल की। स्वाति मालीवाल का सवाल जब पत्रकारों ने पूछा, उससे बचते हुए वो नजर आए। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो जब वो बचते नजर आए तो सबसे अहम बात यह भी देखने को मिली कि अरविंद केजरीवाल ने धीरे से माइक को सरकाया अखिलेश जी के पास और अखिलेश जी ने तुरंत पत्रकारों के उस सवाल को दरकिनार करते हुए कहा कि इससे और भी अहम मामले हैं बात करने के लिए। और उसके बाद जब अहम मामलों की बात आई तो अरविंद केजरीवाल ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल की जो बात करी उम्र के लिहाज से, उन्होंने सीधे कह दिया कि 75 वर्ष के होते ही जो नियम उन्होंने बनाए हैं अब वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और ये चुनाव का जो बिसात बिछाई जा रही है वो अमित शाह जी के लिए, यानी कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए अनुराग जी, 2024 का लोकसभा चुनाव हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं जी, और नरेंद्र मोदी ही हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष के पास टोटा है, कोई नहीं बता पा रहे कि उनका उम्मीदवार कौन है। कोई अगर बताता भी तो दबी जबान से बताता, तुरंत दूसरी पार्टी वाले अपने नेता का नाम आगे कर देते थे। ये इंडी गठबंधन का हाल है। तो इस विषय पर तो इंडी गठबंधन को बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हमने पहले स्पष्ट कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी ही हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। उन्हीं के नेतृत्व में हम प्रचंड बहुमत से 4 जून को सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं, लेकिन जो तारीख अरविंद केजरीवाल ने बता दी विवेक जी, जो अरविंद केजरीवाल ने एक तारीख भी बताई है 17 सितंबर 2025, यानी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे उस दिन वो रिटायरमेंट ले लेंगे। क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया सुमित्रा महाजन, मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जी का। देखिए अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं, क्या बताते हैं, वो बहुत विश्वसनीय नेता की अपनी छवि आज तक बना नहीं पाए। गुजरात चुनाव में उन्होंने एक पर्चा लिखा था कि उनकी पार्टी को बहुमत मिल रहा है, भाजपा सिमट जाएगी। परिणाम आने के बाद वो पर्चा भी गायब हो गया, अरविंद केजरीवाल भी गायब हो गए, दोबारा गुजरात जाते भी नहीं गए। इसी तरह तमाम आरोप उन्होंने शीला दीक्षित से लेकर अरुण जेटली जी के ऊपर लगाया और सबसे बाहर जाकर के अदालत के बाहर उन्होंने पैर पकड़ के माफी मांगी।
तो इस तरह से जो उनका राजनीतिक जीवन में बहुत विश्वसनीय वाला राजनीतिक जीवन नहीं है। अब आगे आ जाइए, जो अखिलेश जी ने विषय को डाइवर्ट करके माइक अपने पास ले लिया, उनको एक तरह से बैक कवर दिया, स्वाति मालीवाल के पकड़ में जिस तरह से बचते नजर आए। क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं का रिकॉर्ड महिलाओं के बारे में पहले भी बहुत अच्छा नहीं है। सोमनाथ भारती के ऊपर अपनी पत्नी को पीटने का आरोप लगा। सत्येंद्र जैन जेल में जिस आदमी से मसाज करा रहे थे वो भी दुराचार के आरोप में अंदर आया था। नहीं, लेकिन विपक्ष तो लगातार बीजेपी को भी घेरता रहा है मणिपुर के मामले पर, क्योंकि आज भी अखिलेश यादव जी ने वहां पर जब कहा तो महिला पहलवानों की बात की गई। मणिपुर के अंदर करगिल के जो योद्धा रहे उनकी पत्नी को निर्वस्त्र करके वहां पर घुमाने के मामले को भी उन्होंने वहां पर उठाया, और साथ ही साथ आपकी जो सहयोगी पार्टी है कर्नाटका में प्रज्वल रमन्ना, उनका नाम भी लिया गया। अनुराग जी, हमने किसी भी प्रकरण में किसी आरोपी का समर्थन नहीं किया जी, आप, और हमने किसी सिलेक्टेड जगह के लिए दुख व्यक्त नहीं किया। हम संदेश खाली के लिए भी उतना दुखी हैं जितना मणिपुर की महिलाओं के लिए, और उसी तरह हम कर्नाटक में उस आदिवासी महिला के लिए भी दुखी हैं जिसको निर्वस्त्र करके कांग्रेस शासन में घुमाया गया, और उस महादलित महिला के लिए भी हम दुखी हैं जो कांग्रेस और जेडीयू की सरकार में बिहार में 1500 रुपए के लिए दंगा घुमाया गया। हम कोई सिलेक्टेड दुख नहीं व्यक्त करते, हमें मान के चलते कि पूरे देश की माताएं बहनें हमारी माताएं बहनें, अगर उनके साथ कहीं भी अत्याचार होता है हम शर्मसार हैं। अशोक जी, चलिए विवेक जी, आपका दुख हम समझ रहे हैं, लेकिन जो आरोप लगातार रहा है विपक्ष, वो लगातार रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चुप्पी है मणिपुर को लेके वो कहीं ना कहीं खल रही है। अशोक जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। नहीं, अशोक जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप विवेक जी की बात से, क्योंकि बहुत सदी हुई भाषा का इस्तेमाल आजकल बीजेपी वाले कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल ना जाए। देखिए, इन्होंने देश को कुछ दिया नहीं, 10 साल का शासन किया इन्होंने, और देश खाली हाथ, समझ लीजिए कि सारे वादे इनके जुमले साबित हो गए। नहीं तो ऐसे कैसे, क्योंकि नहीं ऐसे कैसे, क्योंकि आंकड़े तो बताते हैं कि हमने रोजगार दिया। बीजेपी तो टाल ठोक के कहती है कि चुनाव जो जी लड़ रहे हैं, हमने उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, शौचालय योजना की बात करते हैं, जनधन योजना की बात करते हैं। बड़ी अच्छी बात है जी, जनता के गले उतरना भी चाहिए। मैं साफ सीधी भाषा में बात कर रहा हूँ और सामान्य भाषा में बातचीत कर रहा हूँ, आंकड़ों की भाषा में बातचीत न करते हुए जी सामान्य जनता के दुर्दर्द की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, जनता ने 2014 में मोदी जी को सर आंखों पर बैठाया था, इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी जी की बातों पर विश्वास किया था, इसमें कोई दो राय नहीं। जनता ने सब विभाग भी देखे थे। जनता को लगता था कि डॉलर जो है रुपया दोनों बराबर हो जाए, हमारे देश में इतनी अमीरी आ जाएगी इसका कोई जवाब ही नहीं, कोई भूखा नहीं रहे। नहीं, एकदम से 10 सालों में अमीरी आ जाएगी, मतलब आप ये थोड़ा सा मतलब किसी के भी गले नहीं उतरेगा, आम जनमानस क्या मेरे गले भी नहीं उतरेगा कि 70 साल जो है देश में राज करने वाली आपकी सहयोगी पार्टी रही। और जी जी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल दिखाया था इन्होंने, गुजरात मॉडल दिखा करके आए थे। 14 में आए, इन्होंने महंगाई का गला फाड़ कर बोलते थे, महंगाई कम कर दूंगा, डीजल पेट्रोल का दाम सस्ता कर दूंगा, साफ कहते थे, गैस का दाम कम कर दूंगा, सब कुछ बोलते थे। और जनता ने सुना है, हमारी अकेले की बात नहीं, जनता ने सुना है इसको। आप भी नहीं झूठा कर सकते हैं कि हम गलत बात बोल रहे हैं। 2019 में इन्होंने 5 साल का और समय मांगा, जनता ने खुशी दे दिया है कि भाई 5 साल कम पड़ गया होगा, 5 साल और दे दिया इन्हें। 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी जो जुमला साबित हो गया, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी जो जुमला साबित हो गया, यहाँ तक कि परीक्षाएं पेपर लीक हो रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा नौजवानों को। 4 साल की नौकरी दी सेना में तो 4 साल नौकरी देता है, 4 साल की नौकरी दी सेना में रेगुलर नौकरी खत्म कर दी इन्होंने। हालात ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारी सरकार बनते ही हम सेना में रेगुलर नौकरी देंगे, 4 साल की नौकरी का रिवाज खत्म कर देंगे। हमने कहा है कि हम पेपर लीक नहीं होने देंगे, हम जो है सरकारी नौकरी देंगे लोगों को, जो 30 लाख रोजगार सरकारी है उसको हम लोग देंगे लोगों को। नहीं तो मुझे ये बताइए अशोक जी, मुझे एक छोटी सी चीज, अशोक जी मैं एक छोटी सी चीज, अशोक जी एमएसपी गारंटी चाहता है, देश में आंसू गैस छोड़े गए, किसान मर गए, हजारों किसान शहीद हो गए, हाथ गाड़ी चाह दी गई लेकिन में
इससे दर्दनाक हमला क्या होगा किसानों के ऊपर। तो अशोक किसानों को हो गई। अशोक जी, मंचों से जब आप ऐसी बातें करते हैं बड़ी अच्छी लगती हैं कि आप जनता के विषय में बात कर रहे हैं, लेकिन यही बात जब बीजेपी के पाले में जाती है और बीजेपी जब इसका जवाब देती है तो बीजेपी तो राम मंदिर मुद्दा उठा लेती है, कार सेवकों पर जो गोलियां चलवाई गई थी उसका मुद्दा उठा लेती है। बीजेपी जो भी मुद्दा उठा ले, जी। जनता के हवाले हर चीज है, जनता सब जानती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। राम का कौन भक्त है कौन भक्त नहीं, जनता जानती है। हम भी राम के उतने ही भक्त हैं जितनी बीजेपी उससे ज्यादा भक्त हैं। हम उसका प्रदर्शन नहीं करते। खाली सवाल इस बात का है जी। कि जनता के अदालत में चल रहा है चुनाव 24 का। सर अच्छा, मुझे सर, एक चीज 4 चरण बताइए। के चुनाव हो चुके हैं सर। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। बिल्कुल। आप भी अनभिज्ञ नहीं है, मीडिया भी अनभिज्ञ नहीं है। मीडिया आप होकर देख रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया में परिवर्तन दिखाई दे रहा है इस समय। सब जान रहे हैं कि मोदी जी बैकफुट पर हैं और बैकफुट होने की वजह से अपने बयान बदल रहे हैं, लगातार सत्ते में है, लगातार अस्तरहीन बयान देने लगे मोदी जी। नहीं, लेकिन अशोक जी मुझे एक चीज बता दीजिए। जिस तरीके से आपने कहा, चलिए मान लेते हैं कि इस बार मोदी सरकार नहीं आने वाली है, आपने कहा, हमने मान भी लिया, और कहीं ना कहीं अभी तो 3 चरण बाकी हैं, आंकड़े भी वो तो 4 जून को पता चल ही जाएगा कौन सत्ता में। लेकिन एक सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जब आप इंडी गठबंधन के साथ हैं, जब आपके साथ कांग्रेस है, जब आपके साथ आप पार्टी खड़ी है, एक बात जो कल भी हमने चर्चा की थी, कुछ हमारे खास मेहमान जुड़े थे, हमने वहां पर भी मुद्दा उठाया था, 5 किलो बनाम 10 किलो राशन। ये क्या अभी तक जनता को जो 5 किलो राशन का लॉलीपॉप मान लीजिए बीजेपी दे रही थी, आप लोग उसके विरोध में थे, अब आपने 10 किलो राशन का जो एक लॉलीपॉप दिया, क्या वो ठीक है? यानी लॉलीपॉप के ऊपर लॉलीपॉप। वही बात बता रहा हूँ सर। 10 सालों में हालत इतनी खस्ता कर दी इन्होंने कि निवाले के लाले पड़ गए, और 5 किलो राशन भी कम पड़ रहा है। फूड की गारंटी है हमारे देश में, फूड की गारंटी है। और जो है, अगर किसी को अनाज नहीं है, किसी को पेट का भोजन नहीं, तो भोजन देना पड़ेगा सरकार। नहीं, लेकिन पिछले 4 चरणों जो हुए उस समय तो कांग्रेस और आपकी जो सहयोगी दल है इंडिया गठबंधन की, एक सुर में किसी ने भी इस अनाज की बोरी का 10 किलो राशन की तो बात की ही नहीं थी, वो तो इसके खिलाफ थे। अब अचानक से जब ये पासा पलटा 5वें चरण में, आपको लगा कि अब 3 चरण बचे और पूर्वांचल की ओर रुख करते हैं, जहाँ पे श्रमिक ज्यादा है, मजदूर ज्यादा है, और श्रमिक और मजदूर जो है वो अन्न के अनाज राशन जो बीजेपी की तरफ से मिलता है उसके दम पे कहीं ना कहीं वोट ना कर दे इनको, ऐसा तो नहीं है कहीं? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने देखा कि 5 किलो राशन कम पड़ रहा है श्रमिकों को, हमारे देशवासियों को, और 10 किलो राशन अगर नहीं मिलेगा तो उनका पेट नहीं भरेगा। इसलिए ऐसी बातें कही है, और हर चीज प्रैक्टिकल बात कही है, कोई नॉन प्रैक्टिकल बात नहीं कही है। चलिए, अभी मैं प्रैक्टिकल बात जब आपने कही सर, मैं प्रैक्टिकल बात पे ही आऊंगा, बीजेपी से भी सवाल पूछूंगा, आपसे भी पूछूंगा कि कैसे आप करेंगे। शैलज जी हमारे साथ मौजूद हैं। शैलज जी, आपका रुख जो है, कांग्रेस का रुख, मैं सीधे सीधे पूछना चाहता हूं, क्योंकि ताल ठोक कर हर मंच से राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि भाई गारंटी ले लो, मोदी नहीं आने वाले हैं, मोदी नहीं आएंगे। और अगर बात कर ली जाए तो आज भी अखिलेश यादव जो आपके सहयोगी हैं वो भी कह रहे हैं कि 140 सीटों से ज़्यादा नहीं मिलने वाला। आज भी उन्होंने इसको दोहराया है, कल भी दोहराया था। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए सरकार इंडिया गठबंधन की आती है तो मोदी जी के सामने तो चलिए बीजेपी के पास तो एक चेहरा है, आपके पास कौन सा चेहरा है? क्या मोदी जो मंचों से कहते हैं कि 5 सालों में हर 6-6 महीने एक प्रधानमंत्री बनेगा इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों में से, क्या ऐसा भी कुछ है क्या? शैलज जी अनम्यूट कर लीजिएगा जी। नमस्कार। नमस्कार सर। दरअसल बीजेपी की सरकार बन नहीं रही है और ये मान के चल रहे हैं हम लोग, 150 सीट से बीजेपी एनडीए गठबंधन ऊपर नहीं जा रही है। और जहां तक रही इंडिया गठबंधन की, तो देश में लोकतंत्र है, और जब हम लोगों ने अलायंस करके सरकार बनाने की बात कही है, नहीं, लोकतंत्र तो खतरे में है ना। लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र खतरे में है, ये तो आप विपक्ष कहता ही है कि लोकतंत्र है, आप मान रहे हैं, लेकिन फिर आप कहते हैं, आपके नेता कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। नहीं, जब एनडीए आएगी ही नहीं तो लोकतंत्र तो बचा रह जाएगा, और एनडीए आएगी तो संविधान परिवर्तन होगा और लोकतंत्र खतरे में आएगी। संविधान परिवर्तन होगा, चलिए अभी पूछ देंगे, अभी पूछता हूं, क्योंकि संविधान परिवर्तन को लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता, अमित शाह हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, सभी एक मंच से एक राय में बोल चुके हैं कि आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है, फिर भी आप लोग कह रहे हैं।
आप ये तय कर लीजिए कि जी। आपने पहले देखा होगा जब 400 सीट की डिमांड थी तो उन्होंने कहा था कि इन संविधान में हमें परिवर्तन करना है और जाके इसीलिए हमें 400 सीट चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए। जब उन्होंने देखा कि देश की जनता इस बात को सिरे से नकार कर दी है और लोकतंत्र बचाने के लिए जनता निकल पड़ी है, तब जाकर के ये इस बात से मुकर गए कि संविधान में किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं होगा। शैलज जी, संविधान 400 बदलना और कुछ संशोधन करना, दोनों में अंतर होता है। अगर कोई कानून गलत बना है तो उसका संशोधन किया जा सकता है, संविधान बदला ही नहीं जा सकता, ये आप भी मानेंगे। संशोधन के लिए 200 सीट 400 सीट की जरूरत नहीं थी जी। इनके पास बहुमत था संशोधन के लिए, मगर संविधान बदलने के लिए इन्हें 2/3 बहुमत की जरूरत थी। अच्छा। और जिसके लिए इन्होंने 400 सीट मांगा था और वो 400 सीट की रट जब जनता समझ गई और इनको बाहर करने लग गए, देश ने पूरी तरह से नकार दिया, तब जाकर के ये लोगों ने इस बात को भूल गए और इस बात से इनकार कर दिया कि हम लोग संविधान बदलने वाले नहीं हैं और जैसा है वैसा ही रहेगा। मोदी जी तो कल परसों ही बोल दिए कि मैं हिंदू मुस्लिम की बात बनारस में करते थे कि हिंदू मुस्लिम मैं नहीं करता हूं सार्वजनिक तौर पे, और फिर जाकर के दूसरे ही दिन मध्य प्रदेश में जाकर के उन्होंने हिंदू मुस्लिम का राग अलापने लगे। तो मोदी बात पे, जुमलेबाजी पे कोई भरोसा नहीं कर सकता है। वो आज कुछ बोलेंगे और 1 घंटे बाद फिर उसी बात को मुकरते हुए कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जुमलेबाज नेता जो 10 सालों से चल रहा है, 15 लाख रुपया, 2 करोड़ रोजगार, गैस का सस्ता दाम, 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल, तो ये जुमलेबाज हैं। 2022 में इन्होंने कहा था कि सभी को पक्के मकान दे देंगे, आज तक पक्के मकान नहीं मिले। तो ये जो इनका तरीका है और इनका जुमलेबाजी है, ये जाकर के ये हर समय झूठ बोलते हैं। लेकिन ये बताइए मुझे शैलज जी कि 2/3 बहुमत की जो बात की जाती है, अगर बीजेपी के घटक दलों को मिला दें तो पहले से ही उनके पास 2/3 से ज़्यादा यानी कि करीब 400 के आसपास, करीब 400 के आसपास तो सीटें हैं और सरकार वो चला ही रहे हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि उनके पास, उनके घटक दलों को अगर पूरा एनडीए को मिला दिया जाए तो उनके पास सरकार बनाने का बहुमत हासिल नहीं कर पाएंगे? नहीं, आज अब जब चुनाव होगा तब इस चुनाव में अगर उनके पास 400 सीटें आती है, पहले इनके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था, धीरे धीरे 5 सालों में इनके पास 10 सालों में राज्यसभा में बहुमत आई है और आज के डेट में इनके पास राज्यसभा में बहुमत है। संविधान परिवर्तन के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जाकर के बहुमत चाहिए था। जब इनके पास लोकसभा में बहुमत थी तभी राज्यसभा में बहुमत नहीं थी। आज इनके पास राज्यसभा में बहुमत है तो ये लोकसभा में बहुमत चाह रहे हैं। तो ये जब राज्यसभा में इनके पास बहुमत आ गई तब ये 400 सीट चाह रहे हैं और इसीलिए इन्होंने पहले संविधान परिवर्तन की बात कही, इन्होंने पहले आरक्षण हटाने की भी बात कही और जाकर के अब जब देखा कि जनता इसके विपरीत है, जनता जातीय जनगणना के पक्ष में है, जनता 400 सीट लोकतंत्र बचाने के पक्ष में है, तब ये इस बात से इनकार कर रहे हैं कि हमें 400 सीट इसलिए नहीं चाहिए, संविधान परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नहीं, जनता तो माफ कीजिएगा शैलज जी, हम लोग जब ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो जनता तो सिर्फ अपने स्वाभाविक जो मुद्दे होते हैं, जो आम जनमानस के मुद्दे होते हैं, रोटी कपड़ा मकान, उसकी बात करती है। हमने लोगों ने गौर से देखा है कि लोकतंत्र बचाने की बात, आरक्षण बदलने की, जो आरक्षण बचाने की बात तो सिर्फ मंचों से पक्ष और विपक्ष के नेता कर रहे हैं। आम जनमानस तो अभी भी बेचारा वहीं पे अटका हुआ है, रोटी कपड़ा मकान। अनुराग जी, हमारे झारखंड में सभा, बिहार में सभा में गया, यहाँ इस लेवल पे हट करके जनता खुद लोकतंत्र बचाने के लिए लीफलेट बांट रही है। जनता, यंग लड़के जो एकदम युवा हैं, युवा से जाकर के पंपलेट छपवा करके, ग्रुप बना करके उस रैलियों में बांट रहे हैं। मैंने भाजपा की रैली में देखा है कि लोकतंत्र बचाने के लिए वो पंपलेट बांट रहे हैं। नहीं, हमने तो आप जो आप बात कह रहे हैं, हम आपको बता दें कि हिमाचल में आपकी सरकार है, हमने भी खुद वीडियोस देखे हैं। वहाँ पर जो युवा एक समय पे आपकी जो बातें थी चुनाव के समय, प्रलोभन भरी बातों में आ गए थे और उसके बाद इस युवा ने सोचा कि अब तो हमारी नौकरी पक्की है। हमने भी कुछ दिनों पहले वीडियोस देखे, उसमें भी मैंने खुद देखा, उसमें भी वो बेचारे अब तो वो कांग्रेस के विरोध में, बीजेपी के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं हमको जो सब जवाब दिखाए गए तो उनमें से तो कुछ हमें हासिल नहीं हुआ, हमारी गलती थी जो हमने कांग्रेस को चुना। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बिहार में हमारे अलायंस की सरकार थी, बिहार में हमने जॉब शो किया। जैसे ही छत्तीसगढ़ में जब पिछली बार सरकार बनी थी तभी हमने जॉब शो किया। तो आज हिमाचल में भी जाकर के हम लोग जॉब के लिए तलाश रहे हैं, जगह तलाश रहे हैं, क्योंकि केंद्र हमें सहयोग नहीं कर रहा है और हिमाचल एक पहाड़ी जगह है
तो लोगों को जॉब देने के लिए जो हमें आय चाहिए, सरकार को आय चाहिए, वो पूर्णतः नहीं हो पा रही है। इसलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और आगे जैसे ही केंद्र में जाकर के कांग्रेस की सरकार, गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हिमाचल में जॉब ही जॉब दिखेगा। मतलब कुल मिला के आप ये मान रहे हैं कि सारा कारण जो है लोगों के रोजगार से लेके और लोगों के जो भी उत्थान है उसको बीजेपी कहीं ना कहीं रोक रही है, और ये डर है बीजेपी का, इसलिए अब मंचों से सुर बदल गया है प्रधानमंत्री का भी और बाकी सबका कि हम न संविधान बदलेंगे ना आरक्षण को खत्म करेंगे। ये मानते हैं आप? जी जी जी। चलिए हम ये पहुंचते हैं विवेक जी के पास। विवेक जी, आरोप सीधा सीधा दोनों पार्टियों से आपके ऊपर है, बीजेपी के ऊपर है, क्या कहेंगे इस पर कि आप आरक्षण को खत्म करना चाहते थे, आप संविधान बदलने की बात कर रहे थे, इसलिए 400 में 400, आप 400 के पार की बात करते हैं क्योंकि आप मजबूत स्थिति में आओ, संविधान बदल दें। आप अपने हिसाब से तानाशाही, मतलब जो तानाशाही का शब्द इस्तेमाल किया जाता है विपक्ष की तरफ से, वो डिक्टेटरशिप वाला रूल आप चलाना चाहते हैं, ये ऐसा कहना है विपक्ष का। देखिए अनुराग जी, जो लोग अपने समय में तानाशाही के जाने जाते थे वो हमारे ऊपर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। लगता है इन्होंने उस दौरान की तानाशाही या इमरजेंसी के दौरान की तानाशाही देखी नहीं, उसके बारे में पढ़ा नहीं। उस कालखंड में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नारा भी लगा देता था सड़क पे तो पीछे से पुलिस उसको आके पकड़ ले जाती थी। और जिस तरह की बातें हो रही, संविधान निर्माताओं ने कभी भी धार्मिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं किया। जो लोग आज धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं उनसे विनम्रता से मेरा सवाल है कि जो आरक्षण देंगे किन भाइयों का हक मरेगा? दलितों का मरेगा, आदिवासियों का मरेगा और ओबीसी का मरेगा। इन्हीं भाइयों के हक मार करके आप धार्मिक आधार पर आरक्षण देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसको आप क्रॉस कर नहीं सकते। तो अपने ही भाइयों का हाथ मार करके आप धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। ये तो आरक्षण की जड़ में मट्ठा डालने का काम तो विपक्ष कर रहा है। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी सहित हमारे तमाम नेताओं ने सारे मंचों से कहा कि जब तक मोदी है आरक्षण जारी रहेगा, मुफ्त राशन जारी रहेगा, तमाम गारंटियां हमने दी है। और हमने अगर ऐसा कोई खिलवाड़ करना होता तो उनको बहुमत में आज भी है, 400 से ऊपर तो एनडीए आज भी है। बिल्कुल तो विपक्ष तरह का माहौल बना रहा है। विपक्ष खुद देखे कि खुद कह क्या रहा है, कर क्या रहा है, उसके धरातल पे खड़ा है। बिल्कुल। अशोक जी मुझे एक बात बताइए, जो बात अभी विवेक जी ने कही बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है, क्योंकि मंचों से हमने भी सुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात क्लियरली अपने मंचों से कही है कि हम जातिगत और धार्मिक आधार पर जो आपका आरक्षण है उसके पक्ष में नहीं है। हम आर्थिक रूप से, आर्थिक आधार पर हम आरक्षण देंगे। वो आरक्षण गरीब तबके का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे जनरल कैटेगरी कोई भी व्यक्ति हो, हम आधार उस पर देंगे जो आपका जातिगत आधार नहीं, हम केवल आपको आर्थिक आधार पर ही आरक्षण देंगे। आरक्षण खत्म करने की बात तो कही नहीं है। धार्मिक आधार पर आरक्षण आप कह रहे हैं जातीय समरसता कहां से आएगी? हमारा जो है सामाजिक ढांचा है आज जातीय आरक्षण हमको क्या है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने नहीं तो जातिगत नहीं, लेकिन जो आपको आरक्षण मिलता आया है, समाज को जो आरक्षण मिलता आया है उसको तो खत्म करने की बात ही नहीं कही है। उन्होंने कहा वो जो पहले से चलता आ रहा वो चलता रहेगा और जो आगे आएगा वो धार्मिक आधार पर नहीं देंगे हम। सिर्फ कही है उन्होंने ये बात, आप अंदर से देख लीजिए कि कोई भी सरकारी नौकरियां की रिक्तियां तक पड़ी हुई है, ज्यादातर आउटसोर्सिंग कराई जा रही है और निकाली नहीं जा रही रिक्तियां। जो रिक्तियां निकलती भी हैं वो पेपर लीक डाले खत्म कर दिया जाता है। आज हमारा दलित समाज इतना परेशान है आज, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। उसका एकमात्र सहारा सरकारी नौकरी। दलित हमारे एकमात्र नहीं तो सपा की सरकार जब थी, मैं चलिए आपसे बात कर लेता हूं, सपा की सरकार जब थी उत्तर प्रदेश में कितनों को आपने नौकरी दी? क्योंकि उस समय तो आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे, आप तो केवल बेरोजगारी भत्ता दे रहे थे ना, यानी बेरोजगारों को और एक तरह से पैसे उनके अकाउंट में डाल के उनसे कह रहे थे कि आप परेशान मत हो, बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं लेकिन बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। ये भी तो ये क्या था? उस समय की जो स्थिति थी जी, उसके आधार पर प्रदेश की सरकार थी हमारी, कोई राष्ट्र की सरकार, देश की सरकार नहीं थी। और प्रदेश सरकार में जितना हो सकता था हमने उतना हमने किया। हमने कोई कमी कोताही नहीं की, न भर्तियों में कोताही की, न किसी तरह की कोताही की, न आरक्षण देने में कोई कमी की। हमने अपनी सरकार बखूबी चलाई, विकास किया। आज 12 साल का काल माना जाता है कि मेट्रो दिया हमने,
हमने पुलिस मुख्यालय दिया, हमने इक्काना स्टेडियम दिया, हमने वो सड़क दी उस पर जेट विमान उतारे जाते हैं। हमने क्या नहीं दिया? रिवर को साफ कराया, गोमती नदी को साफ कराया। हमने सब कुछ किया जो कि एक स्वच्छ तरीके से देना चाहिए। हमारे समय में चिकित्सा व्यवस्था अच्छी हो गई थी, हमारे समय में पुलिस व्यवस्था भी अच्छी हो गई, 100 नंबर दिया हमने पुलिस को। हमने क्या नहीं दिया? आज देखिए कितनी लक्षण व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था सबसे बड़ा खतरा है उत्तर प्रदेश में। आज कोई भी एम्बुलेंस नहीं मिलती है किसी को, आज स्टेशन नहीं मिलता है किसी को, आज बेड नहीं मिलता है किसी को। या भाजपा के ही सांसद का बेटा बेड न मिलने की वजह से मर गया। अच्छा, नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने बहुत, देखिए आपने बहुत कुछ दिया, सपा सरकार ने बहुत कुछ दिया। पुलिस भर्ती घोटाला भी आप लोगों ने दिया, पुलिस भर्ती रद्द करनी, पूरी भर्ती रद्द करनी पड़ी थी। उसके बाद खनन का घोटाला अगर हम देखें, खनन में भी आपके गायत्री प्रजापति भी रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, और भी घोटाले आप लोगों ने दिए हैं। और रही बात क्राइम रेट की, क्राइम रेट का ग्राफ जो था बहुत ज्यादा था सपा सरकार में, आप ये मत भूलिए। आपने अगर 100 डायल दिया है तो उसके बाद उसके साथ साथ आपने क्राइम रेट को भी अब देखिए। पहले आप क्राइम रेट आज कहाँ है और क्राइम रेट तब कहाँ था? उस समय उसमें 100 नंबर तुरंत पहुंचता था। उस समय की व्यवस्था को मान लीजिए आप, उसमें बहुत चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था निकाल था। हमारा कहने का मतलब है आज भी याद कर रहा है उत्तर प्रदेश उस विकास को, जो विकास किया माननीय अखिलेश जी ने, उस विकास को याद कर रहा है उत्तर प्रदेश। आज जो है हमने जो मेट्रो दी, 1 इंच मेट्रो नहीं बढ़ पाई आगे। सवाल इस बात का है कि इन्होंने खाली वादे किए हैं, खाली कहा है। अगर बिल्डिंग बन गई है तो मेडिकल कॉलेज की कोई बिल्डिंग बनी है कहीं पर भी, तो उसमें डॉक्टर नहीं है, उसमें स्पेशलिस्ट नहीं है, सारा खंडर पड़ा हुआ है। हालत यह है कि इस समय जनता पूछिए तो देखिए बिजली की व्यवस्था क्या थी, बिजली आप, अच्छा एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, आप अपना कार्यकाल और आज का कार्यकाल खुद एक समीकरण, एक समय आप देख के कर लीजिए, थोड़ा सा अंतर करके देख लीजिए। बिजली की बात अगर करें तो बिजली पूरी सैफई पे जाती थी, ये सभी मानते हैं। सैफई की बात हो गई, मैनपुरी में हो गई, उधर के एरिया में हो गई, लोगों को पूरी बिजली नहीं मिलती थी। आज तो किसान खुद कह रहा है कि हमें बिजली मिल रही है। आपने अच्छी बात कही सर। बिजली की एक इकाई लगी हो इनके शासनकाल में तो बताते हैं, एक इकाई का नाम बता दें जो विद्युत उत्पादन का इकाई लगी हो किसान में। हर इकाई हमारे समय में लगी है। आज बहुत भाजपा का प्रोसेस बोल नहीं पाएगा कि बिजली, प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा से बिजली बनाने की, उत्पन्न करने की योजना लेकर आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा सर कि प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली बनाकर, पैदा कर वापस सरकार को बेचने का भी उन्होंने संसाधन बना दिया है। लोग उसका भी इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या ये योजना आप लेकर आए? उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली है इस समय, सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। किसानों को बिजली भी नहीं पाती है। किसानों को जो है मीटर लगा दिया गया, किसानों के यहाँ मीटर लगा दिया गया। हालात ये है कि बिजली फ्री करने की बात कही थी इन्होंने, बिजली आधी करने की बात कही थी इन्होंने, कुछ नहीं किया। तो ऐसे तो आपकी सहयोगी पार्टी ने तो गुजरात में भी कहा था, आपकी सहयोगी पार्टी ने हिमाचल में भी कहा था कि जो किसान है उनके जो किसानों के बिल हैं वो माफ कर दिए जाएंगे, किसानों का जो भी कर्जा है वो माफ कर दिया जाएगा। कितनों का किया, थोड़ा सा ये आंकड़ा बता दें हमें। जी, सवाल कहाँ बता रहा है? गुजरात में जी कहाँ पर? मैंने पूछा आपकी जो सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, जो आपके साथ है, हमारे साथ शैलज जी भी यहाँ पे हैं, मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ, उनसे भी पूछ लेता हूँ कि जो वादे आपने किए थे कि हमारी सरकार गुजरात में बनेगी, हमारी सरकार हिमाचल में बनेगी, हम रोजगार देंगे, उसके साथ किसानों का जो कर्जा वो माफ करेंगे, कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ है? जरा इसके भी आंकड़े बता दें। गुजरात में भाजपा सरकार है, हमारी सरकार नहीं बनी हुई है। गुजरात में भाजपा सरकार है। सवाल इस बात का है 2024 का चुनाव पाया जाइए। माफ कीजिएगा, राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, गुजरात की नहीं, राजस्थान की बात कर रहा हूँ। ठीक है शैलज जी, बात कर रहे हो गुजरात की बात, आप गुजरात सरकार हमारी नहीं। इस बात का आप 24 पे आ जाइए। 24 में 10 साल के सपना दिखाए थे इन्होंने, पूरे नहीं किए, जुमला साबित हो गए। गारंटी आ गई, गारंटी भी कोई मान नहीं रहा इनकी। आज ये बैक फुट पर है, आज बैक फुट पर है और उनको बोलना पड़ रहा है। अच्छा बैकफुट की बात आ रही है, अच्छा बैकफुट की बात आ रही है। शैलज जी एक चीज बताइए, शैलज जी, नहीं शैलज जी भाजपा बैकफुट पर है। भाजपा की विदाई ढोल नगाड़ों से कर रहा है उत्तर प्रदेश में। नहीं देखिए अशोक जी, शैलज जी, अशोक जी, आप दोनों सहयोगी दल हैं, हम आपसे दोनों से पूछना चाहेंगे, गारंटी बनाम गारंटी का तो इस समय खूब जो उपयोग है वो आप दोनों ही लोग कर रहे हैं। अगर उनके पास मोदी की गारंटी है तो आप अपनी गारंटी लेकर चल रहे हैं, 10 गारंटी आप लेकर चल रहे हैं, 10 गारंटी वो लेकर चल रहे हैं। दूसरी बात, सबसे अहम बात तो ये मजे की है
कि आप लोगों के मैनिफेस्टो भी एक जैसे नहीं है। आप इंडी गठबंधन में, इंडी गठबंधन का खुद का एक, इंडिया गठबंधन का खुद का एक मैनिफेस्टो नहीं है, हर पार्टी का अपना अलग अलग है। और मजे की बात यह है शैलज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज आपकी जो सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, उसकी जो प्रमुख हैं ममता बनर्जी, उन्होंने एक बात कही है, शायद आपने सुना होगा बयान। उन्होंने साफ कहा है कि इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनाती है तो दिल्ली में अगर सरकार बनेगी तो हम बाहर से सहयोग करेंगे। लेकिन उन्होंने आरोप लगा दिया है कि अगर बात जब पश्चिम बंगाल की आती है तो आज उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी का साथ दे रही है। अब जरा इस पे बता दीजिए, आपके सहयोगी आपके साथ नहीं खड़े हैं, आप पे भरोसा नहीं है? देखिए, ऐसा है कि ममता बनर्जी बंगाल में शासन करती है और वो अपने राज्य को देखते हुए आगे जो भी वक्तव्य देती है वो अपने राज्य का चुनाव और वहां की जनता को देखते हुए दे रही है। आपने एक कहा था, अभी दो बातें आई है विकास जी के भी तरफ से और आपके भी तरफ से कि हमने कहाँ किसानों का कर्ज माफ किया। मध्य प्रदेश में, जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, हाँ जी, राजस्थान की बात कर लेते हैं ना, राजस्थान की बात कर ले। 10 दिनों के अंदर ही हमने किसानों का कर्ज माफ करना चालू कर दिया। फिर भी जाकर के वहां पर इन्होंने हमारी सरकार गिरा दी। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी, हमने वहां भी किसानों का कर्ज माफ किया। पुरानी पेंशन योजना हमने वहां लागू की। तो हमने जो वादा किया वो वादा पूरा किया है। अब जाकर के रही बात, उन्होंने एक बात कही थी कि संविधान परिवर्तन की, तो अब कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि धर्म के आधार पर जाकर के आरक्षण दिया जाएगा। जो आरक्षण चल रहा है उसको रेगुलर किया जाएगा। और जहां तक रही कि जातिगत आरक्षण की बात, आर्थिक के साथ जातिगत आरक्षण की बात, तो जातिगत आरक्षण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो हमारे निम्न वर्ग के लोग हैं उनका मेंटल स्टेटस जो है वो एक सभ्य वर्ग से थोड़ा लो है। और मतलब एक मिनट, मतलब आप ये मानते हैं कि जो निम्न वर्ग है वो उतना बुद्धिमान नहीं है? जो निम्न वर्ग है वो बुद्धिमान नहीं है, यानी कि निम्न वर्ग का कोई अगर व्यक्ति आईएएस पीसीएस अधिकारी है इस वक्त, अगर पुलिस प्रशासन में है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो मतलब आप ये मानते हैं कि जनरल कैटेगरी से वो उसकी जो मानसिक जो बुद्धिमत्ता है वो बहुत कम है, आप ये मान रहे हैं क्या? जब जाकर के अम्बेडकर जी ने ये कहा था, जब संविधान बनाया था, अम्बेडकर जी ने तो केवल 10 साल के लिए आरक्षण लगाने की बात करी थी शैलज जी। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर बनाया था कि जो समाज का बौद्धिक स्तर है, जो समाज का आर्थिक स्तर है, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर बनाया था। और जाकर के आज भी हमारे यहाँ जो भी आदिवासी वर्ग हैं, हमारे एससी वर्ग हैं, और इन सारे वर्गों को देखते हुए बनाया था कि उनका आर्थिक और बौद्धिक दोनों स्तर को देखते हुए बनाया था। शैलज जी, उस वक्त का जो माहौल था शैलज जी वो अलग था। आज के युग की बात करिए आप ये बार बार कह रहे हैं कि जो SC ST है, जो OBC SC ST है, वो कैटेगरी को आप बिल्कुल कह रहे हैं बौद्धिक आधार पे आप कह रहे हैं कि वो जो जनरल कैटेगरी उससे कम है, आप उसको कम आंक रहे हैं। जो IAS PCS अधिकारी, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी बन रहे हैं, जो इस समय देश को विदेश को संभाल रहे हैं, जो उस वर्ग से आते हैं, जो अगर देखा जाए SC ST से आते हैं, क्या वो बुद्धिमान नहीं? इसका मतलब आप मानते हैं कि हमने आरक्षण देके हमने उनकी बुद्धिमत्ता को बिल्कुल ठेस पहुंचा दी, हमने कह दिया कि आप बुद्धिमान नहीं है, इसलिए हम आपको आरक्षण दे रहे हैं। ये बात हमने नहीं कही, ये बात संविधान बनाते समय संविधान समिति ने कही थी। ये बात कांग्रेस ने नहीं कही थी, ये संविधान समिति ने। नहीं, अभी तो आपने कहा ना, मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण लागू करने की बात कही थी। इसको आगे फॉरवर्ड करने की, आगे इसको लागू करने का जो निर्णय था वो कांग्रेस का था, आपकी सरकार थी। संविधान समिति का था यह निर्णय, कांग्रेस की नहीं थी। ये संविधान समिति का निर्णय था कि इसको आगे किया जाए। अगर ये ऐसा नहीं था तो फिर चौधरी चरण सिंह ने इसको खत्म क्यों नहीं किया? अगर ऐसा नहीं था तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको खत्म क्यों नहीं किया? अगर ऐसा नहीं था तो जो भाजपा की सरकार बनी थी, मोदी जी 10 साल से इसको खत्म क्यों नहीं किए? तो ये कहना और ये आरोप लगाना कि कांग्रेस ने इसको आगे किया, ऐसा नहीं था। क्योंकि क्या है कि बौद्धिक और आर्थिक स्तर को देखते हुए ही इसको आगे कंटिन्यू किया गया है और उस वर्ग को ऊपर लाने के लिए। विवेक जी, शैलज जी से कितना इत्तेफाक रखेंगे? शैलज जी आरोप पे आरोप लगा रहे हैं कि, और दूसरी बात इन्होंने जो अभी बहुत बड़ी बात कही है, बौद्धिक आधार, यानी कि जो निम्न वर्ग है उसका बौद्धिक आधार बहुत कमजोर है। जो जनरल कैटेगरी है उससे बहुत निचला स्तर पे बौद्धिक आधार को मानते हुए ये आरक्षण लाया गया था। बहुत कम है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि बहुत कम है, बौद्धिक आधार को मानते हुए मैंने कहा। विवेक जी, बौद्धिक आधार को मानते हुए, चलिए करेक्ट कर लेते हो, बौद्धिक आधार को मानते हुए आप क्या कहेंगे?
अनुराग जी, आप मेरे शैलेश ऊपर जी सब ने बता रहे हैं। अनुराग जी, शैलेश जी ने बहुत ही अनुचित बात करते हुए और उसको बार बार रफू करने की कोशिश कर रहे हैं। आरक्षण जो दिया गया था दलित भाइयों को, आदिवासियों को, इसलिए दिया गया था कि उन्हें प्रॉपर संभावनाएं नहीं मिलती है, उन्हें को भी उचित अवसर मिले, इसलिए उनको आरक्षण दिया गया था मुख्य धारा में लाने की। ये आधार नहीं था, उनको कहीं उनके मानसिक स्तर को कहीं निम्न कोटि का नहीं आंका गया था। अगर इस तरह की बात होती तो बाबा भीमराव अम्बेडकर उसी समाज से आते, उनका मानसिक स्तर किससे कम था? ये बात कहकर कि इन्होंने पूरे दलित समाज को जो गाली देने का काम किया, ये नहीं करना चाहिए। वो भी हमारे भाई, उनको अवसर नहीं मिला, उन्हें अवसर मिले, उनको उनके उनके पढ़ाई लिखाई का वातावरण ऐसा नहीं रहा, जंगलों में रहे या मुख्य धारा में वो आ सके, मेन स्ट्रीम में आ पर्याप्त अवसर सके। मिल सके, इसलिए उनको ये दिया गया आरक्षण। ये ना कहिए कि उनका मानसिक स्तर हम लोगों से कहीं कमतर है, वो भी हमारे बराबर के हैं। तो इस मानसिक स्तर में किसी हिंदुस्तानी में कहीं कोई कमी नहीं है। ये भेदभाव नहीं कर वाली बातें नहीं करनी चाहिए। आप ये कहिए कि उनको पर्याप्त अवसर मिले, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई और वो दिया गया। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो विचार किया था, इसीलिए किया था कि उनको अवसर मिले, वो भी मुख्य धारा में आ सके, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, और वो दिया गया, वो दिया जा रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जब तक अच्छा विवेक जी, आरक्षण तो चलिए आप कह रहे हैं कि खत्म नहीं होगा, इनका कहना है कि संविधान और आरक्षण दोनों खतरे में है। मैं सिर्फ एक चीज और पूछना चाहता हूं, नारी संरक्षण, नारी के नारीत्व को बचाने की बात और नारी को यानी अपराजिता बनाने की जब बात आती है, नारीत्व की बात आती है, तो विपक्ष लगातार बीजेपी पर उंगलियां उठाता रहा है मणिपुर और सारी घटनाओं को लेकर। लेकिन खुद के घर में यानी मुख्यमंत्री आवास में दिल्ली में इनकी सहयोगी पार्टी आप, उसके अब मुख्यमंत्री आवास के अंदर उनका पर्सनल सेक्रेटरी जो है विभव, वो इनकी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद और डीसीडब्ल्यू की जो पूर्व चेयरमैन रही, अध्यक्ष रही हैं स्वाति मालीवाल, उनके ऊपर 13 मई को हमला होता है, उनके साथ मारपीट की घटना होती है। उसके बाद इस बात को तस्दीक भी करते हैं ये कि मानते भी हैं अरविंद केजरीवाल कि हाँ ऐसा हुआ है, संजय सिंह भी कहते हैं एक्शन होगा। लेकिन ये कैसा एक्शन है? जब ये बात नारीत्व की आती तो मणिपुर की घटना बीजेपी नहीं बोल रही है, पीएम मोदी ने चुप्पी साध ली, बीजेपी जैसा बहुत सारी चीज़ें होती। लेकिन आज जिस तरीके से हमने देखा, कल एयरपोर्ट पे जैसे ही ये दोनों बड़े नेता उतरे हैं, जिस पर कड़ा एक्शन लेना था उसी को शरण दे रहे हैं। वो बंदा, वो वहाँ पर विभव जो है वो फिर से दिखाई देते हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये कैसी राजनीति है? देखिए अनुराग जी, जितने भी दल यहाँ बैठे हुए हैं, किसी का भी नारी संरक्षण के प्रति कोई रुचि नहीं, सबके दामन इस विषय में दागदार है। हमारे अशोक तिवारी जी बैठे, मुख्यमंत्री आवास के बगल में गायत्री प्रजापति रासलीला करते रहे, मुख्यमंत्री जी ने उन्हीं को टिकट दिया, उनके चुनाव प्रचार में भी गए, वो तब तक गिरफ्तार नहीं हुए जब तक उत्तर प्रदेश में भाजपा का शासन नहीं आया। इसी तरीके से जो हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, इनका भी दामन बड़ा दागदार है। जिसका लाल हत्याकांड इन्हीं के कांग्रेस के नेता के लड़के ने किया, इन्हीं के यहाँ तंदूर कांड हुआ, अपनी पत्नी को कांग्रेस के नेता ने अपनी पत्नी को मार के तंदूर में भून दिया। शोभनाथ भारती ने अपनी पत्नी को पीटा, आम आदमी पार्टी। इसी तरीके से राज्यसभा सांसद मारी जा रही मुख्यमंत्री आवास में, रिपोर्ट बाहर आ रही है। अच्छा, जब इस पे कुछ आप चर्चा करेंगे तो ये सिलेक्टेड बातें करेंगे, मणिपुर और कहीं की बात नहीं करेंगे। नहीं, अच्छा एनसीडब्ल्यू ने अब संज्ञान लिया है, जो महिला आयोग है उसने संज्ञान ले लिया है, पुलिस को भी नोटिस जारी किया है। लेकिन जिस तरीके से मालीवाल की ने चुप्पी साध रखी है इस पूरे मामले पर, इस पर आप क्या कहें? क्योंकि ये वही स्वाति मालीवाल हैं जिन्होंने कुछ समय पहले अपने पिता पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे और आज इतनी बड़ी घटना इनके साथ होती है, उसके बावजूद इन्होंने चुप्पी साध रखी है। देखिए, ये उनका अपना विषय है, तो क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है। प्रथम दृष्टया पुलिस के पास फोन आया, पुलिस ने उसका संज्ञान लिया, पुलिस उनके मुख्यमंत्री आवास तक गई। उसके बावजूद इस प्रकरण का महिला आयोग ने संज्ञान लिया, महिला आयोग ने सम्मन भी जारी किया है, विभव को बुलाया भी है कल जवाब के लिए। संवैधानिक संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। आप पीड़ित हैं, अगर आप अपनी पीड़ा नहीं व्यक्त करेंगे, आप कहीं बाइफरकेट होते या भागना चाहते हैं, तो आपके विषय अपना विषय है। संवैधानिक संस्थाएं हर पीड़ित के साथ खड़ी है, चाहे मणिपुर हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे बिहार हो, चाहे संदेश खाली हो। हम उस हर माता बहनों के साथ खड़े हैं।
चाहे वो पहलवान बेटियों का मामला हो। हमारा नहीं कोई नहीं नहीं, पहलवान कार्यकर्ता बेटियों की बात जब आरोप आती है, कराओ। अशोक जी कितना इत्तेफाक रखेंगे, पहलवान बेटियों का नाम ले लिया है। पहलवान बेटियों की जब बात आई थी पूरा विपक्ष चीख रहा था, पहलवान बेटियां चिल्ला रही थी, अपने उन्होंने संन्यास तक ले लिया, उन्होंने अपने मेडल तक वापस कर दिए अशोक जी। और एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो छोटी छोटी बातों पर ट्वीट करते हैं, छोटी छोटी अनुराग जी, बातों मुझे पर 2 सोशल मिनट मीडिया पे समय आते दीजिए, हैं, 2 मिनट लेकिन समय दीजिए। लेकिन पहलवान बेटियों पे क्यों नहीं बोले अशोक जी? अनुराग जी, मैं 2 मिनट समय दीजिएगा। जी विवेक जी बताइए बताइए जल्दी से। अनुराग जी, जब पहलवान बेटियां धरने पे बैठी, सरकार ने बिना समय गंवाए, इससे 1 मिनट नहीं लेकिन पहलवान बेटियों की जो बात कर रहे हैं विवेक जी, यही स्वाति मालीवाल हैं, जब उनसे मिलने गई थी पुलिस ने उनको धक्का भी दिया था और मारपीट भी हुई थी। मैं पूरा जवाब पूरा कर दूं, आप अशोक जी से बदतमीजी नहीं कीजिएगा। सवाल मेरे से है ना। रुक जाइए, एक सेकंड दे दीजिए, एक सेकंड दे दीजिए अशोक जी, एक मिनट एक सेकंड दे दीजिए। अनुराग जी, जी, जल्दी पहलवान से। बेटियां जब धरने पे बैठी, सरकार ने बिना समय गवाए उस पर हाई लेवल कमीशन बनाया। स्वयं खेल मंत्री रात तक 3-3 बजे तक उनके साथ बैठकें करते रहे, कमेटी बनी। इसके बावजूद इन लोगों ने मुकदमा लिखाने की बात की, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुकदमा लिखा भी गया। अब मुकदमे के बाद अगर आप बैठ जाएं कि नहीं साहब इनको फांसी कर दीजिए, तो जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफियर का कोई सिस्टम सरकार के पास नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला गया, एक भी चीज नहीं हुई, और उसके बाद आज उन्हीं के बेटे को टिकट दिया गया। आज उन्हीं के बेटे को जी जी नहीं अशोक जी से अब सवाल, अशोक जी 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 अब आपकी बारी है अशोक जी। जी सर, ये आपने बहुत अच्छा सवाल मेरे से किया है। सवाल इस बात का है, वही बेटियां थी हमारी जब मेडल लाई थी तो सीना चौड़ा हो गया था मोदी जी का। मोदी जी ने बहुत शाबाशी दी थी, मिले भी थे उनसे और पूरा पीठ दबाई थी उन्होंने। आज जब हालत यह हुई थी तो मोदी जी चुप हो गए, ऐसे चुप हुए कि अनुराग ठाकुर पे सारा जिम्मा छोड़ दिया। मोदी जी कुछ बोले ही नहीं, उस पर एक शब्द नहीं बोले, आज तक नहीं बोले। आज उनके बेटे को टिकट दिया उन्होंने, ये चरित्र है मोदी जी का। दूसरा, प्रज्वल रमन्ना का केस ले लीजिए आप। प्रज्वल रमन्ना के लिए ये मीटिंग किए, वोट मांगे और वो भाग गया, देश छोड़ के भाग गया। आज इतनी सीढ़ियां उसकी बरामद हुई है, इतने केसेस उस पर बन सकते हैं, इसका कोई जवाब ही नहीं है। नहीं तो उसपे तो नहीं तो उसपे तो अमित शाह ने भी कहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि जो वहां की सरकार, राज्य सरकार, वो अपना काम करे और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने ऐसा किया महिलाओं के साथ। वो तो कह रहे हैं ना। भाग गया था वो भाई साहब, आपको मैं कह रहा हूँ सर, देश छोड़कर ऐसे भाग नहीं जाता कोई आदमी। आज कोई भी बोल नहीं रहा है, कर्नाटक सरकार ने भगाया है। चुप है। जो स्मृति ईरानी आसमान उठा लेती थी अपने सर के ऊपर, आज प्रज्वल रमन्ना के केस में कुछ भी नहीं बोली स्मृति ईरानी। आज तो ऐसे तो नहीं ऐसे तो शैलज जी एक मिनट शैलज जी से पूछे। शैलज जी, आज आपकी जो पार्टी की बहुत बड़ी नेता हैं और प्रियंका गांधी जी की बात मैं कर रहा हूं, उन्होंने भी स्वाति मालीवाल वाले केस में जब बात हुई उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं के साथ खड़ी हूं, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी तरह का मामला हो, मैं उनके साथ खड़ी हूं अगर ऐसा होता है। लेकिन उन्होंने एक लेकिन के बाद जो कहा कि ये आपका अंदरूनी मामला है, उनको सुलझाने दीजिए। मतलब मुझे समझ में ये नहीं आता, मैं पूछ रहा हूं शैलज जी कि जब बात आप करते हैं मणिपुर की, जब आप करते हैं आप महिला पहलवानों की, जब बात आप करते हैं बीजेपी के खिलाफ, तब आप ताल ठोक के खड़े हो जाते हैं और फिर वो अंदरूनी मसला नहीं होता। ब्रजभूषण शरण सिंह का मसला अंदरूनी नहीं रहता। यहाँ पर आपकी बात जब स्वाति मालीवाल की बात आ गई तो प्रियंका गांधी ने साफ कह दिया कि मैं हूं तो नारी के साथ, लेकिन ये आपका मामला है, वो सुलझाएंगे। इस पर प्रकाश डालेंगे जरा शैलज जी? मैं बोल दूं शैलज जी? मैं उनसे पूछ रहा हूं, आप काहे शैलज जी सवाल आपसे, जरा अनम्यूट कर लें। मैं जवाब दे दूं? स्वाति मालीवाल का मामला एक पार्टी का मामला है, मणिपुर का मामला एक पार्टी का मामला नहीं था। महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ पहलवान महिलाओं का, वो किसी पार्टी का मामला नहीं था। स्वाति मालीवाल नारी नहीं हुई है, वो किसी पार्टी का मामला नहीं था। अच्छा मुझे नहीं ये चलिए मान लिया आप पार्टी का मामला था, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं मणिपुर की बात कर रहे हैं, मणिपुर जो मामला है वो पार्टी का मामला नहीं है। लेकिन वहां जो मैती समुदाय और कुकी समुदाय के बीच में जो ये मामला चल रहा है, जो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार के टाइम पर यह प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, जब ये कुकी समुदाय वहां के निचले भागों में रहता है और मैती समुदाय जो है वो ऊपर भाग में रहता है। और मैती समुदाय के पास जिस तरह के हथियार पाए गए वो आज की जनरेशन का नहीं, वो बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आए थे। उसके बाद उनको संरक्षण, ड्रग्स
वहां पे जैसे पैदा किया जाता है। ये तो कांग्रेस की सरकार के सामने होते रहे, नक्सलाइट्स भी सर उठाते रहे। आप क्या करते रहे, कांग्रेस की सरकार क्या करती रही? इस मुद्दे को हवा दी गई और आज जब मुद्दा वो आपसी टकराव में हो गया तो सीधे पूरी आपने बीजेपी के ऊपर रख दिया। थोड़ा तो क्रेडिट लीजिए सर। कांग्रेस की सरकार में मणिपुर में किसी भी महिलाओं को नंगे नहीं घुमाया गया। एक सैनिक की पत्नी जिन्होंने कारगिल में युद्ध किया था, उनकी पत्नी को जाकर के नंगा घुमाया गया और हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से एक शब्द नहीं निकला। 28 दिन बाद जाकर के वो घड़ियाली आंसू बहाते हैं। जो जाकर के 3000 महिलाओं का रेप किया हुआ वीडियो बना करके करता है, उसको मंच पे जाकर के उनको कहते हैं कि इनको वोट दिया जाए। आज बीजेपी में 195 नहीं तो जब नहीं एक मुझे बताइए, जब नहीं मुझे बताइए, जब ये मामला हुआ था तब क्या ये वीडियो, ये सीडी वाला मामला सामने आया था? कर्नाटक सरकार तो रेप करवा रही थी ना उस समय। कर्नाटक सरकार भी रेप करवा दे था, इसका मतलब जब हो रहा था तो कर्नाटक सरकार कर क्या रही थी? आज 195 बलात्कारियों को भाजपा ने कर्नाटक सरकार क्या कर रही थी? रेप के लिए अवसर उपलब्ध करा रही थी। आपने कैसा टिकट दे दिया? आपने सेंगर को कैसे टिकट दे दिया था? चिन्मयानंद को दिखा था मंत्री बना। तो आप ही के पार्टी के छात्र है। तथ्यों को तो आप देखिए कि ये महिलाओं का अभिमान की बात करते हैं। ये महिलाओं को सरकार क्या कर रही थी? जवाब दे लो भाई। संरक्षण देते हैं। कर्नाटक सरकार क्या कर रही थी जब बलात्कार कर रहे थे? बलात्कार की सुविधाएं दे रही थी क्या? शैलेश जी, भ्रष्टाचार की बात कर लेते हैं थोड़ा सा इससे बाहर आके, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहेंगे ऐसे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैती और कुकी समुदाय के बीच में मणिपुर का मामला है। मैंने जैसा बताया आपको, थोड़ा सा इतिहास पर नजर डाल लीजिएगा सर। ये जो मामला है ये आज का नहीं, ये मामला कांग्रेस की सरकार से बना हुआ, पैदा हुआ। थोड़ा क्रेडिट तो इसका, थोड़ा सा इसका जो दाग है वो थोड़ा कांग्रेस के ऊपर है। रही बात बीजेपी के, तो आरोप आपके अपनी जगह हैं। लेकिन एक सवाल मुझे ये बता दिए, भ्रष्टाचार की जब बात आती है, भ्रष्टाचार के मामले में आपके ही सहयोगी पार्टी, आपके नेता लिप्त हैं और 1 जून तक वो बाहर हैं अंतरिम जमानत पर। दूसरी तरफ जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो भ्रष्टाचार के बारे में आप झारखंड से ही हैं, झारखंड में ही आपके ही कांग्रेस के एक नेता हैं आलम का आपने सुना होगा नाम, और लगातार 32 करोड़ से ज़्यादा उनके जो खास सहयोगी सचिव हैं, उनके सहयोगी के यहाँ से वो बरामद हुआ है और उस पर आज उनको 6 दिन की रिमांड पे लिया गया है। इस पर क्या कहेंगे जरा? ये जो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात आपकी तरफ से होती रही है, कांग्रेस की तरफ से जो वादे करते हैं भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, बीजेपी का भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, पहले तो आपके ही झारखंड का मामला हम सामने रख लेते हैं। भाजपा ने जब 25 नेताओं पे आरोप लगाया, उसमें से 23 नेता जो थे वो भाजपा में शामिल हो गए। अजीत पवार, हेमंत बिस्व शर्मा, ऐसे आलमगीर के बारे में बताइए। दूसरे के पाप गिरा के अपने पाप छिपाने की कोशिश तो करते बड़े भाई। और जिनको कि 4 दिन पहले ये जेल में चक्की पिसवा रहे थे, चौथे दिन इन्होंने शामिल किया और सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये भ्रष्टाचार की बात है कि 25 में से 23 लोग नेता जो शामिल हो गए वो क्लीन चिट हो गए, उन पे कार्रवाई बंद हो गई। अब रहे 2 मुख्यमंत्रियों की बात, एक आपके अरविंद केजरीवाल और हमारे हेमंत जी। इन दोनों ने साफ इनकार कर दिया कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है और हम ये साबित करके मानेंगे कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। आलमगीर जी के बारे में बता दीजिए। चलिए, वो तो मामला इस समय कोर्ट में है, वो तो वही जुडिशरी के अंडर में चल रहा। आलम के बारे में क्या कहेंगे? जी, आलम के यहाँ जो पैसे मिले हैं उनके नौकर के यहाँ पैसे मिले हैं, वो उनके यहाँ पैसे नहीं मिले आलमगीर जी के। 35 करोड़ रुपया नौकर के पास मिल रहा है तो आलमगीर देखिए, सूत्रों के हवाले से बात यह है कि 11% का जो कमीशन था वो आलमगीर जी हर मामले में लेते थे, ये भी खबर सामने आई है। इस पर क्या टिप्पणी करेंगे भाई साहब आप? देखिए, अभी तक सीबीआई ईडी ने ये नहीं किया है कि आलमगीर जी पे दोषारोपण किया है। अभी तक ये मामला शक के दायरे में है और वो किसी हो सकता है। जी बिल्कुल। देखिए चलिए वो तो देखिए मामला खुल के सामने आ ही जाएगा। अशोक जी से चलते एक सवाल लेते हैं। अशोक जी, बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभाओं में एक बहुत बड़ी बात कही है, बबुआ की राजनीति से जरा बच के रहिए, क्योंकि एक पुरानी बुआ का साथ छोड़ दिया, एक नई बुआ जो टीएमसी के हैं उनकी राजनीति चल रही है। और दूसरा उन्होंने कहा सपा और कांग्रेस का जो दल है, ये दोनों दल एक ही दुकान के हैं, झूठ का सामान बेचते हैं। और सबसे बड़ा आघात जो सपा पे उन्होंने किया वो ये कि जब योगी जी की सरकार है तो वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करती है और सपा की सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट
वन माफिया की बात होती थी। इस पर जल्दी से टिप्पणी करिएगा, समय कम है। नहीं, जल्दी से टिप्पणी करूंगा सर, बहुत जल्दी टिप्पणी करूंगा इस पर। मोदी जी सबसे ज्यादा डरते हैं तो अखिलेश यादव जी से डरते हैं। सबसे ज्यादा उनको भय है तो समाजवादी पार्टी से भय है, क्योंकि 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और 80 सीटों में टोटे पड़ गए हैं मोदी जी को टोटे पड़ गए हैं। मोदी जी को सीट मिलने वाली नहीं है। एक अपनी सीट जीत ले, बहुत बड़ी बात है उनके लिए। 79 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। चलिए, आज मोदी जी घबराए हुए हैं, मोदी जी बौखलाए हुए हैं। मोदी जी को रात में भी सपने आते हैं समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के सपने आते हैं उनको। तो चलिए, कुल मिला के अशोक जी ये मानते हैं ना कि इस बार बीजेपी का वाइंड अप हो जाएगा? बिल्कुल वाइंड अप हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश अगुआ है उत्तर प्रदेश। और अगर मान लीजिए वाइंड अप नहीं हुआ तब क्या करेंगे? वाइंड अप नहीं हुआ तब क्या करेंगे? वाइंड अप निश्चित है सर। चलिए, को हम अभी मिलेंगे। चलिए, बिल्कुल अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत जल्द हम फिर से मुलाकात करेंगे आप लोगों से। आज हमने जानने की कोशिश की कि किस तरीके से घर के भीतर में जब कांड होता है उसके बाद जब सफाई की बात आती, सफाई दे नहीं आती। केवल प्रधानमंत्री से रोष है, लेकिन स्वाति मालीवाल के मामले में इंडी गठबंधन और आप खामोश है। फिलहाल अब चर्चा का विषय जो है यही है कि क्या होने वाला है, ये तो वक्त बताएगा, 4 जून बताएगा। लेकिन फिलहाल मुद्दा इस समय गर्म है। अगली चर्चा में फिर किसी मुद्दे के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए ABC न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।